हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर कनेक्शन। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम करेंगे सीटेट पेपर 2 साइंस के क्वेश्चन करेंगे। सीटेट पेपर 2 साइंस पीवाईक्यू जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे आने वाले एग्ज़ाम 8 फरवरी के लिए। तो 8 फरवरी का जो हमारा एग्ज़ाम है इसके लिए सीटेट के जो पीवाईक्यू हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो साइंस सब्जेक्ट में आपको पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो इसी से रिलेटेड आज पीवाईक्यू से रिलेटेड ही ये क्लास है और इस क्लास में हम आपको बहुत सारे पीवाईक्यूज़ कराएंगे और उसमें आपको जो एक्सप्लेनेशन मिलेगा उससे आपके नए क्वेश्चन की जो भी संभावनाएं होंगी वो भी प्रिपेयर होती जाएंगी। साथ साथ अगर उस टॉपिक से रिलेटेड कोई नया क्वेश्चन बनता है तो आप उसको भी कर पाएंगे। तो आई होप आप सभी के एग्ज़ाम की बहुत अच्छी प्रिपरेशन चल रही होगी। चलिए इस रिवीजन कर लीजिए इस वीडियो के साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जंग लगने से लोहे की एक कील के भार पर क्या असर होता है। इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो आप अपना आंसर लिख दीजिए, उसके बाद हम बताएंगे। जंग लगने से लोहे की एक कील के भार पर क्या असर पड़ेगा। क्या जो भार है वो बढ़ जाएगा या फिर वो भार घट जाएगा, या ऑप्शन नंबर सी भार समान रहेगा, और ऑप्शन नंबर डी है परिस्थितियों के आधार पर बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ राइट हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जंग लगने से लोहे की एक कील के जो भार पर असर होगा इंक्रीज हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा? लोहे का जो जंग है उस पर जब नमी या आर्द्रता की उपस्थिति होती है तभी लोहे की कील पर क्या लगती है, जंग लगती है। और जब लोहे में ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है लोहा, तो वो किस में बदल जाता है, लौह ऑक्साइड में बदल जाता है। जब भी लोहे पर जब नमी होती है और तब वो ऑक्सीजन से क्रिया करता है और लौह ऑक्साइड में बदल जाता है और जंग लग जाती है। तो जंग लगने से लोहे की जो कील का भार है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। इसीलिए ऐसा भार बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोहे की कील की जो सतह होती है उस पर क्या होता है, लौह ऑक्साइड की एक परत बनती है। तो जंग लगने की प्रक्रिया जब होती है उस टाइम क्या होता है, लोहा वायुमंडल से क्या करता है, ऑक्सीजन के अणुओं के साथ जुड़ जाता है जो कि लोहे के भार को बढ़ा देते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सूक्ष्म जीवों से। सूक्ष्म जीव, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी क्लास 6 से 8 तक की, तो आपने सूक्ष्म जीव वाला चैप्टर पढ़ा होगा। उसमें ये सभी सूक्ष्म जीवों को हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर आपको वीडियो के नीचे जो फर्स्ट कमेंट मिलेगा वो मेरा कमेंट मिलेगा, उसको हम पिन कर देंगे तो वहाँ पर भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, निम्नलिखित में से जीवों का वह युग्म पहचानिए जो द्विविखंडन द्वारा प्रजनन करता है। तो ये सीटेट का फेवरेट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा युग्म है जो द्विविखंडन द्वारा प्रजनन करता है। हाइड्रा, काकरोच, ईस्ट, अमीबा, अमीबा पैरामीशियम, हाइड्रा, ईस्ट। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कौन सा ऑप्शन राइट होगा आप जल्दी से कमेंट कीजिए, तब तक हम आपको बताते हैं आंसर। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो अमीबा और पैरामीशियम है वो क्या करते हैं, द्विविखंडन के द्वारा प्रजनन करते हैं। तो द्विविखंडन के बारे में आप क्या जानते हैं, बताइए। द्विविखंडन क्या होता है? तो यहाँ पर द्विविखंडन इसको बोलते हैं कि जब जीव होता है, जैसे अमीबा है या पैरामीशियम है, वो खुद को विखंडित करके क्या करता है, नया जीव उत्पन्न करता है। तो अमीबा और पैरामीशियम जो ऐसे जीव होते हैं ये खुद से विभाजित होकर के दो नए जीवों को उत्पन्न करते हैं। जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, लैस्मेनिया है, ये जीव इसी विधि के द्वारा क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं। तो अमीबा या पैरामीशियम इन जीवों का खुद को दो भागों में विभाजित कर देना और दो नए जीवों को उत्पन्न कर देना क्या होता है, द्विविखंडन कहलाता है। तो इस तरीके से ये बढ़ते हैं। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। तत्व है एक जो कि विद्युत का कुचालक है। एक तत्व है जो विद्युत का कुचालक है और
ऑक्सीजन में जलकर एक गैस उत्पन्न करता है जो जल में घुलनशील है और विलयन क्या करता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो वो एक्स तत्व जो है वो कौन सा है? ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी मैग्नीशियम, ऑप्शन डी सल्फर। कौन सा वो तत्व है जो विद्युत का कुचालक है? तो फर्स्ट कंडीशन है कि विद्युत का कुचालक होना चाहिए। यहाँ पर जो सेकंड कंडीशन है वो ऑक्सीजन में जलकर एक गैस को उत्पन्न करता है। थर्ड कंडीशन है कि वो जल में घुलनशील भी है और फोर्थ कंडीशन है कि वो नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो जो भी तत्व इन चारों कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा वही तत्व इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ना ही कार्बन के ये गुण है, ना मैग्नीशियम के और ना ही नाइट्रोजन के, ये गुण हैं सल्फर के। तो सल्फर क्या करता है? सल्फर विद्युत का कुचालक है और ऑक्सीजन में जलकर के SO2 गैस उत्पन्न करता है और जो जल में क्या होती है, घुलनशील होती है। और जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है वो जल में घुलनशील होती है और इसका जो जलीय विलयन तैयार होता है वो क्या करता है, जो लिटमस पेपर होता है नीले लिटमस को लाल कर देता है, ये होता है सल्फर। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये भी क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सीटेट के NCERT क्लास 6 के फर्स्ट चैप्टर से, या क्लास 6 NCERT में ही है। किसी भोजन के नमूने में प्रोटीन की उपस्थिति को जांचने के लिए डाले गए रसायन है। मतलब हमें कोई भी नमूना लेना है जिसमें हमें प्रोटीन की उपस्थिति चेक करनी है। और ए कॉपर सल्फेट बेकिंग सोडा, ऑप्शन नंबर बी कॉपर सल्फेट कास्टिक सोडा, ऑप्शन नंबर सी जिंक सल्फेट बेकिंग सोडा, ऑप्शन नंबर डी जिंक सल्फेट कास्टिक सोडा। तो कौन सा राइट ऑप्शन है, आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। कौन से ऐसे रसायन हम डालेंगे जिससे कि हम ये पता लगा पाएंगे कि नमूने में प्रोटीन की उपस्थिति है, भोजन में प्रोटीन की उपस्थिति है या नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या डालेंगे, यहाँ पर हम डालेंगे कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा का विलयन। अगर हम कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा का विलयन डालते हैं नमूने पर तो क्या हो जाएगा, जो नमूना है उसका जो रंग होगा वो बैंगनी रंग हो जाएगा। कौन सा रंग हो जाएगा? बैंगनी रंग हो जाएगा। और बैंगनी रंग का मतलब है कि प्रोटीन की जो उपस्थिति है वो है। बैंगनी रंग क्या दर्शाएगा? प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर कॉलम ए में सौरमंडल के सदस्यों का मिलान कॉलम बी में दिए गए उनके गुण धर्मों के आधार पर करना है। तो ये है कॉलम ए और बी, जिसमें कुछ सौरमंडल के सदस्य दिए गए हैं, उनके क्या गुण हैं उसके आधार पर ये क्वेश्चन है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला जो है वो तारा रूप है, मतलब एस्ट्रॉयड। दूसरा है कॉमेट्स, धूमकेतु, उल्कापिंड और कृत्रिम उपग्रह, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। तो फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है छोटे पिंड जो कभी कभी पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। छोटे पिंड जो मंगल और बृहस्पति के बीच में उपस्थिति होते हैं, ये तो मंगल और बृहस्पति के बीच में एस्टेरॉइड्स होते हैं। पिंड जो नज़दीक पिंड जो पृथ्वी के चारों ओर एक नज़दीक दूरी पर चक्कर लगाते हैं। फोर्थ है चमकदार शीर्ष और लंबी पूंछ वाले आकाशीय पिंड कौन से होते हैं? तो चमक और लंबी पूंछ वाले तो होते हैं धूमकेतु। तो ए का हो जाएगा सेकेंड और बी का हो जाएगा फोर्थ। और छोटे छोटे पिंड जो कभी वायुमंडल के साथ पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, ये होते हैं उल्का पिंड। तो सी का हो जाएगा फर्स्ट और डी का हो जाएगा थर्ड। पिंड जो पृथ्वी के चारों ओर एक नज़दीक दूरी पर क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ए का सेकेंड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का थर्ड। इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से करना है। अगर आपको एक दो भी पता होते हैं तो भी यहाँ पर आप ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा जलीय विलयन विद्युत धारा का चालन नहीं करता है? कौन सा ऐसा जलीय विलयन है जो विद्युत धारा का चालन नहीं करता है?
ऑप्शन ए लेमन जूस, नींबू का रस। ऑप्शन बी शुगर सॉल्यूशन, शर्करा का विलयन। ऑप्शन सी कास्टिक सोडा का विलयन। ऑप्शन डी साधारण नमक का विलयन। यहाँ पर कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, जो शर्करा का विलयन होता है, शुगर सॉल्यूशन होता है, वो विद्युत धारा का चालन नहीं करता है। तो शर्करा का जलीय विलयन विद्युत धारा का चालन नहीं करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शर्करा का जलीय विलयन अपने आयनों, मतलब जो धन आयन और ऋण आयन होते हैं, उनमें विभक्त नहीं होता है। मतलब जो शर्करा है वो आयनों में टूटती नहीं है, और इसके कारण क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो पाती है। जबकि जो नींबू का रस है वो एसिटिक होता है, कास्टिक सोडा का विलयन बेसिक होता है, और साधारण नमक का विलयन लवण होता है। ये अपने आयनों में टूट जाते हैं और इनमें विद्युत धारा का चालन हो जाता है। लेकिन जो शर्करा का विलयन है ये आयन में नहीं टूटता है, इसलिए विद्युत धारा का चालन नहीं हो पाता है। ये इसका मेन रीजन है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो यहाँ पर आपको बहुत सारे जीव के अंग दिए गए हैं जो श्वसन करते हैं, और वो जीव किन अंगों से श्वसन करते हैं ये बताना है। तो यहाँ पर कॉलम ए में जीव है और कॉलम बी में श्वसन के अंग हैं। ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन, तो बताइए मेढक, गिल्स, अर्थवर्म केचुआ, श्वास नली, कॉकरोच तिलचिट्टा, गीली त्वचा, डी फिश, फेफड़े, कि कौन सा किससे मैच होगा? चलिए मैच करिए जल्दी से। यहाँ पर ए बी सी डी कौन सा राइट ऑप्शन होगा? तो यहाँ पर जो मेढक होता है वो फेफड़े लंग्स से सांस लेता है, और जो केचुआ है वो गीली त्वचा मतलब अपनी स्किन से सांस लेता है, और जो तिलचिट्टा होता है वो श्वास नली से सांस लेता है, मतलब सी का बी हो जाएगा। और जो मछली है वो क्लोम मतलब गिल से सांस लेती है। तो यहाँ पर ए का हो गया है फोर्थ, तो ए का फोर्थ सिर्फ एक में है, तो सारे ऑप्शन कट गए, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गए होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ऊंटों को रेगिस्तान की परिस्थिति में जीवित रहने के लिए निम्न में से कौन से अनुकूलन है जो मदद करते हैं? तो ऐसे क्वेश्चंस भी सीटेट में ज़रूर पूछे जाते हैं। ऑप्शन ए उनकी टांगे लंबी होती हैं। ऑप्शन बी ये बहुत मूत्र त्याग करते हैं। ऑप्शन सी ये बहुत पसीना बहाते हैं। ऑप्शन डी उनकी लीद आर्द्र होती है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा उनको जो रेगिस्तान की परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए अनुकूलन प्रदान करता है? तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा, ना ही बी होगा, ना सी होगा और ना डी होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होगा। उनकी जो लंबी टांगे हैं, उनके जो गद्दीदार पैर हैं, वो उनको रेगिस्तान में मदद करते हैं जीवित रहने के लिए। जो ऊँट होता है उसकी लंबी टांगे और उसकी जो शारीरिक संरचना है उसे मरुस्थलीय परिस्थितियों के रहने योग्य बनाती है। ऊँट के लंबे पैर होते हैं, उसका जो शरीर होता है वो रेत की गर्मी से क्या होता है, दूर रहता है, और जो मूत्र त्याग की जो मात्रा होती है वो बहुत कम होती है, और मल भी शुष्क होता है। उन्हें पसीना भी नहीं आता है, क्योंकि अगर पसीना आएगा तो जल का बहुत ज़्यादा ह्रास होगा, मतलब जल की कमी हो जाएगी, इसलिए पसीना नहीं आता है। और वे जल के बिना भी बहुत दिनों तक क्या करते हैं, रेगिस्तान में रह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऊँट को अनुकूलित बनाती हैं उनके रेगिस्तान में रहने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोग से बहुत सारी ग्लैंड्स है यहाँ पर, और उनसे होने वाले, उनके अभाव से होने वाले रोगों के बारे में बात की गई है। तो बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन ए थायराइड, मधुमेह। ऑप्शन बी अग्नाशय, तनाव तथा क्रोध। ऑप्शन सी एड्रिनल, घेंघा। ऑप्शन डी पीयूष ग्रंथि अवरुद्ध वृद्धि। बता किस ग्रंथि के अभाव में कौन सा रोग हो जाता है, ये बताना है। यहाँ पर ग्रंथि के अभाव से कौन सा रोग हो जाएगा? घेंघा हो जाएगा। कौन सा रोग हो जाएगा? घेंघा हो जाएगा। और अग्नाशय से हो जाएगा मधुमेह, और अगर एड्रिनल ग्रंथि की कमी होगी तो एड्रिनल से हो जाएगा तनाव और ग्रंथि
से वृद्धि अवरुद्ध हो जाएगी। पीयूष ग्रंथि से अगर हार्मोन वृद्धि हार्मोन नहीं स्रावित होता है तो वृद्धि अवरुद्ध हो जाएगी। तो इनके अभाव से ये होने वाले रोग हैं। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए का थर्ड है दो में, तो ए का थर्ड और बी का फर्स्ट, तो यहाँ तो है नहीं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। बी का फर्स्ट और सी का सेकंड और डी का फोर्थ, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो आई होप ये आपको लर्न भी कर लेनी है, या आपको सारी ग्रंथियाँ समझ में आ गई होंगी। इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाई है मैंने, जो कि ट्रिक के साथ में बनाई है पूरी। जो भी मानव रोग होते हैं, ग्रंथियां होती हैं, उनमें बहुत सारे जो PYQ क्वेश्चंस होते हैं वो भी मैंने कराए हैं। तो आपको उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फर्स्ट कमेंट में पिन होगा, तो वहाँ से आप ज़रूर देख लीजिए। बहुत ही अच्छी वीडियो है, आपका 1 या 2 नंबर ज़रूर पक्का हो जाएगा उस वीडियो से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्म जीव से फिर से, ईस्ट के विषय में कौन सा कथन सत्य है। तो बताइए ईस्ट के विषय में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो मेरी तरह आप लोग भी नहीं को बिल्कुल भी भूल मत जाना, जहाँ पर भी नहीं लिखा है ऐसे क्वेश्चनों को ध्यान देना, वरना गलत हो जाएगा। तो ईस्ट के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, ईस्ट एक कोशिकीय है। ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट तेजी से गुणित होकर नए ईस्ट बनाता है और श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। ऑप्शन सी, एक लंबे समय तक निष्क्रिय रह सकता है। ऑप्शन नंबर डी, ईस्ट विखंडन द्वारा प्रजनन करते हैं। तो बताइए कौन सा कौन सा इनमें से गलत है, ईस्ट के लिए कौन सा गलत है। तो ए जो है वो सही है, बी है वो भी सही है कि ईस्ट तेजी से गुणित होते हैं, और जो सी है वो भी सही है कि ये निष्क्रिय भी रह सकते हैं, लेकिन ये ईस्ट विखंडन द्वारा प्रजनन नहीं करते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्योंकि यही ऑप्शन असत्य है, मतलब यही ऑप्शन सत्य नहीं है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। आई होप ईस्ट की जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्लियर हो गई होंगी। ये सब क्लास 6 की जो NCERT है 6 से 8 तक की, उसमें सब कुछ दिया गया है। तो अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं और आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है, अभी 8 फरवरी को ही एग्ज़ाम है, तो आपके लिए मैंने 6, 7 और 8 तीनों क्लास की समरी है उसको एक साथ वीडियो में कवर किया है, जिसकी लिंक आपको फर्स्ट कमेंट में पिन मिल जाएगी। तो वहाँ से आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, वहाँ से भी देख सकते हैं। इससे आपके एक साथ कई टॉपिक्स रिवीजन हो जाएंगे, जिससे आपको एग्ज़ाम में आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे और आपके PYQ भी उससे सॉल्व होंगे, अगर आप इस टाइम सॉल्व कर रहे होंगे। तो आप ज़रूर से उन वीडियो को देख लीजिएगा, बिल्कुल भूलिएगा नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी बिंब का चाल समय ग्राफ एक सीधी रेखा है, निम्न में से कौन सा कथन निष्कर्ष माना जा सकता है। तो यहाँ पर बताना है कि कोई बिंब है, उसका जो ग्राफ है वो एक सीधी रेखा है, निम्न में से कौन सा कथन है जो कि उसका निष्कर्ष माना जा सकता है। क्या कथन ए है, बिंब की गति जो है वो एक समान गति होगी। क्या बिंब विश्राम अवस्था में है, या फिर बिंब की जो गति है वो असमान है। तो कौन सा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, बताइए। यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा, बिंब की जो गति होगी वो एक समान होगी, और जो बिंब की गति होगी वो असमान भी हो सकती है। तो यहाँ पर ए और सी दो कंडीशन बनेगी अगर बिंब का चाल समय ग्राफ एक सीधी रेखा में होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि ये किस तरीके से ग्राफ बनता है और किस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन सी राइट होगा। तो जो चाल समय ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये क्या हो जाएगी, स्पीड चाल हो जाएगी, और इस तरीके से बनेगा ग्राफ। तो यहाँ पर हो जाएगा समय,
तो चाल समय ग्राफ है, तो ये कभी कभी क्या होगा, समान गति में भी हो सकता है और ये असमान गति में भी हो सकता है। तो बिंब की गति एक समान गति भी हो सकती है और बिंब की गति असमान गति भी हो सकती है। तो इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन था वो सी था। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठोस कणों का कौन सा गुण अवसादन की विधि में काम आता है? ठोस कणों का कौन सा गुण है जो अवसादन की विधि में काम आता है? ऑप्शन ए हल्का तथा जल में घुलनशील होना, ऑप्शन बी हल्का तथा जल में अघुलनशील होना, ऑप्शन सी भारी तथा जल में घुलनशील होना, ऑप्शन डी भारी तथा जल में अघुलनशील होना। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा? तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ठोस कणों का गुण हल्का तो नहीं हो सकता है, हल्का जहाँ भी लिखा है आप उसको काट देंगे। ऑप्शन सी और डी बचा, भारी और जल में घुलनशील। तो बताइए भारी तथा जल में अघुलनशील दोनों में से क्या होगा? तो ऑप्शन सी भी राइट नहीं होगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ये भारी होते हैं और जल में क्या होते हैं? अघुलनशील होते हैं, तो अवसादन की विधि में काम आते हैं। ठोस कणों का भारी तथा जल में अघुलनशील होने का गुण अवसादन विधि में काम आते हैं। कभी कभी मिश्रण के अवयवों को निष्तापन अथवा हस्तचयन की जो विधि है उसके द्वारा पृथक करना संभव नहीं होता है। उदाहरण के लिए अगर आप दाल और चावल में धूल मिट्टी जैसे हल्के कण मिला देंगे तो चावल और दालों को पकाने से पहले इस प्रकार की अशुद्धियों को हम पृथक करते हैं। तो ये इससे पहले क्या होता है, दाल और चावल को हम जल से धो लेते हैं और उसमें अब आप चावल और दाल जल में डालते हैं तो उन पर जो चिपकी हुई अशुद्धियाँ होती हैं वो चली जाती हैं। तो मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे जो तली में बैठ जाने की जो प्रक्रिया है उसको ही हम क्या कहते हैं? अवसादन कहते हैं। तो ये भी क्लास 6 7th NCERT में अच्छे से डिस्कस की गई हैं। अगर आप सबने प्लेलिस्ट देखी होगी या आपने समरी वीडियोज़ भी देखे होंगे तो आपकी ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है थायराइड ग्रंथि के उपयुक्त कार्य के लिए ए की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर फिर से ग्रंथि का क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि की बात हो रही है, ए जो है उसकी आवश्यकता है, मतलब ऐसी कौन चीज़ है जो थायराइड ग्रंथि की आवश्यकता है? फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन है यहाँ पर कि उसकी कमी बी उत्पन्न करती है। तो ये सेकंड कंडीशन है कि उसकी कमी जो है वो बी उत्पन्न करती है और कमी से बी हो मतलब बी है उसकी कमी है, और या एक विशेष क्षेत्रीय अभाव जनित रोग की बात हो रही है जो कि प्रायः सी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में हो जाती है। तो ये थर्ड कंडीशन हो गई, अभाव जनित रोग है। और फोर्थ कंडीशन हो गई कि वो एक विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोगों को होती है। ए का अभाव बच्चों में डी भी उत्पन्न करता है। तो अगर ए का अभाव रहा, यही जो ए था, और तो ये डी का भी क्या करता है? डी भी उत्पन्न करता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आपको ऑप्शन देखने हैं और करने हैं। बताइए कौन सा ए की कमी है? ऑप्शन ए कैल्शियम रिकेट्स तटवर्ती अस्थि कुरचना, या फिर ऑप्शन बी फास्फोरस गलगंड तटवर्ती अस्थि कुरचना, या ऑप्शन सी लोहा अरक्तता रेगिस्तानी अवरुद्ध वृद्धि, ऑप्शन डी आयोडीन गलगंड पर्वतीय मानसिक मंदन। ये सब किन ABCD आपको बताने हैं। ये सब थायराइड ग्रंथि से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो बताइए, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से पढ़िए फिर बताइए इसका आंसर। तो सीटेट में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो जो पहला था आयोडीन के जो थायराइड ग्रंथि के उपयुक्त कार्य हैं उसमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो उसमें आवश्यकता जो पड़ती है वो आयोडीन की पड़ती है। ये फर्स्ट कंडीशन थी। फिर कहा कि आयोडीन की कमी से रोग हो जाएगा। तो ए की कमी से जो रोग होने वाला था वो बी था, गलगंड, जिसको हम गॉइटर भी बोलते हैं। और क्या था कि गलगंड एक विशेष क्षेत्रीय अभावजनित रोग है। ये पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को होता है ज़्यादातर। और इसके बाद बताया कि आयोडीन का अगर अभाव हो जाए तो बच्चों में डी रोग हो जाता है। तो वो होगा डी रोग, मंदन रोग हो जाएगा, मानसिक मंदन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट हो जाएगा, आप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधों का मादा जननांग X कहलाता है। इसके 3 भाग हैं जिसमें मुख्यतः Y परागकणों के लिए ग्रहणशील सतह Z में निषेचन होता है। तो X Y Z क्या है? तो बताइए इसमें कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा? फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, अब बताइए कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा?
तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, पौधों का जो मादा जननांग होता है वो होता है स्त्री केसर, जो कि 2 में दिया गया है। तो 2 ऑप्शन तो कट गए। इसके 3 भाग होते हैं। कौन से 3 भाग होते हैं? जिसमें मुख्यतः वायु परागकणों को ग्रहणशील का काम करता है, तो ये मुख्य भाग होता है वर्तिकाग्र। तो ऑप्शन बी भी कट गया, क्योंकि यहाँ पर वर्तिका लिखा है, जो कि गलत है। और थर्ड, निषेचन बीजांड में होता है, तो जेड निषेचन हो गया। तो ये है इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा ए। ठीक है, अब देखते हैं इस वाले जो क्वेश्चन को पूरा फ्लावर दिखा करके मैंने पिछले ही वीडियो में डिस्कस किया है। अगर आपने पीवाईक्यू की सीरीज की है पूरी, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे टॉपिक्स अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो जाएंगे। तो आप ज़रूर देख लीजिए, मैंने उसमें पूरा फ्लावर डिस्कस किया है। वाष्पन की दर व्युत्क्रमानुपाती है। ऑप्शन ए सतही क्षेत्रफल के, ऑप्शन बी तापमान के, ऑप्शन सी आर्द्रता के, ऑप्शन डी हवा की गति के। तो किसके वाष्पन की जो दर है, आपने वाष्पन की पूरी प्रक्रिया पढ़ी है उसमें एनसीईआरटी में, तो ये दर किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? तो जो ऑप्शन वाष्पन है, वाष्पन की जो दर है वो ह्यूमिडिटी आर्द्रता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। वाष्पीकरण की दर वायुमंडल की आर्द्रता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। वायुमंडल के ताप के समानुपाती तथा द्रव के तल के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती रूप से बढ़ती है। तो जैसे गर्मी के दिन होते हैं तो जल वाष्प की मात्रा क्या होती है, बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, जिसके कारण जल का वाष्पीकरण अधिक हो जाता है, जिससे जल का ताप भी गिर जाता है। जबकि बरसात के दिनों में क्या होता है, वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा अधिक होती है और फिर क्या होता है, वाष्पीकरण कम हो जाता है। और यही कारण है कि गीले कपड़े गर्मियों में जल्दी और बरसात में देर से सूखते हैं, क्योंकि उस टाइम ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विषाणु, जिसकी मैंने बहुत अच्छी ट्रिक बताई है और बहुत सारे पीवाईक्यूज कराए हैं। मानव रोग जो ट्रिक वाला वीडियो है, जिसकी लिंक आपको मिल जाएगी, जरूर देखिए। विषाणुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, ये स्वतः प्रजनन कर सकते हैं। ऑप्शन बी, ये पर कोशिकाओं से पोषण प्राप्त करते हैं। ऑप्शन सी, इनमें कोशिकीय संरचना नहीं होती है। ऑप्शन डी, ये मृत पदार्थ के अपक्षय में मदद करते हैं। तो कौन सा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा विषाणुओं के संबंध में? ए बी सी डी कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो बी है, ये पर कोशिकाओं से पोषण प्राप्त करते हैं। और ऑप्शन नंबर जो सी है, इनमें कोशिकीय संरचना नहीं होती है, ये दोनों ही कथन सत्य हैं। यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा बी और सी वाला राइट हो जाएगा। विषाणुओं के बारे में ये कथन सत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से जल जनित जीवाणु रोग है। ये सारे मानव रोग बहुत अच्छे से डिस्कस किए हैं, ट्रिक से आपका 1 नंबर पक्का है। देखिए ये सारे सीटेट में आए हुए क्वेश्चन हैं और पीवाईक्यूज में इतने ज़्यादा बार क्वेश्चन आता है अलग अलग टाइप से। तो जो अगर आपने सीरीज़ देखी होगी तो ये मैंने कई तरीके से ये क्वेश्चन कराए हैं, आप ज़रूर देखिएगा। जल जनित, ऑप्शन ए मलेरिया हैजा, ऑप्शन बी टाइफाइड पीलिया, ऑप्शन सी मलेरिया पीलिया, ऑप्शन नंबर डी टाइफाइड हैजा। तो यहाँ पर जल जनित रोग आप सभी को पता है, ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है। जल जनित रोग हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टाइफाइड और हैजा। ये दोनों ही क्या होते हैं, जल जनित रोग होते हैं। जो हैजा होता है वो विब्रियो कोलेरा नामक बैक्टीरिया से होता है, और जो टाइफाइड होता है वो साल्मोनेला टाइफो बैक्टीरिया से होने वाला एक रोग है, जो कि दूषित पानी से होता है। दोनों ही दूषित पानी से होते हैं। तो आप ज़रूर ट्रिक देखिएगा पूरा ही। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अच्छी त्वचा के लिए वसा में घुलनशील कौन सा विटामिन है? अब विटामिन की ट्रिक भी मैंने डिस्कस की है। अब बताइए जो वसा में जो घुलनशील विटामिन है वो कौन सा है? कीड़ा ट्रिक है इसकी, कीड़ा बोलते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है, विटामिन ए क्या होता है, वसा में घुलनशील विटामिन है, जो अच्छी त्वचा के लिए भी आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो विटामिन ए राइट हो जाएगा, जो कि त्वचा के लिए अच्छा है और वसा में घुलनशील है। तो दोनों कंडीशन यहाँ पर ये दिखा रहा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्षा के उपरांत अशुद्धियाँ और निलंबित कण नीचे बैठ जाते हैं। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया इसके लिए उत्तरदायी है? बताइए कौन सी प्रक्रिया इसके लिए उत्तरदायी है? कौन से कण हैं जो
बैठ जाते हैं। तो ऑप्शन ए है सेडिमेंटेशन, ऑप्शन बी है भारण, ऑप्शन सी है संघनन, ऑप्शन डी है आसवन। वर्षा के उपरांत अशुद्धियां निलंबित कर नीचे बैठ जाते हैं, ये होते हैं अवसादन की प्रक्रिया में। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है, जिसके क्या होता है, कोई तरल या द्रव उपस्थित जो अशुद्धियां होती हैं उनमें जो कण होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और वर्षा का जल झीलों तालाबों को भर देता है। वर्षा के जल का कुछ भाग भूमि भी सोख लेती है और मृदा में विलुप्त हुआ प्रतीत होता है। तो इस जल का कुछ भाग वाष्पित भी हो जाता है और शेष जल क्या होता है, भूमि में रिश्ता रहता है। इस जल का जो अधिकांश भाग है वो भौम जल के रूप में उपलब्ध होता है। तो क्या करते हैं, यहाँ पर अवसादन करते हैं। लेकिन ये आयोग की तरफ से इसका जो ऑप्शन है वो बी माना गया है। तो आप बताइए यहाँ पर ऑप्शन ए होना चाहिए या ऑप्शन बी। तो मेरी तरफ से तो ऑप्शन ए राइट है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमारे शरीर में एक्स सबसे बड़ी ग्रंथि है या वायु का स्राव करती है जो जड़ में भंडारित होता है। एक्स वाई जेड क्या है, बताइए। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, यकृत, लीवर है। तो जहाँ जहाँ लीवर है वो ऑप्शन देखते हैं, बाकी दोनों ऑप्शनों को काट देते हैं। फिर है या वाई का स्राव करती है, तो क्या स्राव होता है, तो पित्त रस जो होता है, बाइल जूस, वो स्राव होता है। तो बाइल जूस दोनों जगह लिखा हुआ है। अब देखते हैं थर्ड कंडीशन है जो जड़ में भंडारित होता है। तो ये जड़ में भंडारित होता है मतलब गॉल ब्लैडर में, पित्ताशय में। तो यहाँ पर अग्नाशय गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन सी जो है हमारा वो राइट हो जाएगा। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो सी हो जाएगा, लीवर, बाइल जूस, गॉल ब्लैडर, पित्ताशय। तो हमारे जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वो क्या है, यकृत है, लीवर है, और यह पित्तरस का स्राव करती है और पित्ताशय में भंडारित होता है। यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि होती है जो उदर के ऊपरी भाग में, कहाँ होती है, उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर स्थित होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यकृत पित्त रस स्रावित करती है जो कि एक थैली में क्या होता है, एक थैली में थैली में संग्रहित होता है, जिसे हम पित्ताशय कहते हैं। पित्त रस वसा के पाचन में क्या करता है, बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो ये है हमारा राइट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्न जीवों का उनकी पोषण की पद्धति से मिलान करना है। कुछ जीव दिए गए हैं यहाँ और इनकी पोषण की पद्धति से मिलान करना है। क्वेश्चन पोषण की पद्धति और इधर साइड ऑर्गेनिज्म जीव दिए गए। ए है स्वपोषी छत्रक मशरूम, बी है प्राणी संभोजी अमीबा, और सी कौन सा है, सी है परजीवी शैवाल, मृतजीवी अमरबेल। तो यहाँ पर कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ए बी सी डी में से बताइए कौन पोषण की पद्धति किस जीव के लिए है। तो यहाँ पर जो सोपोसी होते हैं वो होते हैं शैवाल। तो ए का हो जाएगा एल्गी, यानी कि जो सोपोसी होते हैं वो शैवाल होते हैं, और जो प्राणी समभोजी होते हैं वो होते हैं अमीबा। बी का बी हो जाएगा, अमीबा क्या करते हैं, प्राणी संभोजी होते हैं। और जो परजीवी है, ये तो परजीवी सबको पता है, अमरबेल होता है, सी का फोर्थ हो जाएगा। और जो मशरूम होता है वो मृतजीवी होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा, ए का तीसरा, बी का सेकंड और सी का फोर्थ, डी का फर्स्ट। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। तो अमीबा इन सब के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रमा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा कथन सत्य नहीं है, बताइए। ऑप्शन ए है चंद्रमा पर इंद्रधनुष नहीं देखा जा सकता। ऑप्शन बी है किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर पृथ्वी की अपेक्षा निम्न है। ऑप्शन सी है पूर्णिमा पर चंद्रमा सूर्य तथा पृथ्वी के बीच आ जाता है। ऑप्शन डी है चंद्रमा के घूर्णन और परिक्रमण की अवधि लगभग एक ही है। बताइए कौन सा कथन इसमें से गलत है, मतलब सत्य नहीं है। तो जो ऑप्शन ए है चंद्रमा पर इंद्रधनुष नहीं देखा जा सकता, ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी है किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर पृथ्वी की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। तो ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन बी
ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी है पूर्णिमा पर चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, तो ये गलत है। पृथ्वी और चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में नहीं आता है। ऑप्शन डी है, यहाँ पर चंद्रमा के घूर्णन और परिक्रमण की अवधि लगभग एक ही होती है, तो ये भी सही है। यानी कि 1, 2 और जो डी है चौथा ऑप्शन है ये राइट है और सी गलत हो गया। तो जो सी है यहाँ पर वहीं इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये वाला कथन क्या है, गलत है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चंद्रमा पूर्णिमा पर क्या होता है, चंद्रमा सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में आ जाता है। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में आ जाता है चंद्रमा, जो कि गलत है। अमावस्या पर चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है, पूर्णिमा पर नहीं आता है, इसलिए ये कथन गलत हो गया। और जब अमावस्या पर चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तो सूर्य ग्रहण बोलते हैं उसे, तो ये सूर्य ग्रहण होता है उस दिन, तो ये वाला कथन इसलिए गलत हो गया। बाकी सारे कथन सही हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि अगर आपको सीटेट के एग्ज़ाम में साइंस पेपर 2 में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको 3-4 वीडियो हैं जो कि देख लेनी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वहाँ से ज़रूर क्वेश्चन आएंगे। तो पहली वीडियो जो आपको देखनी है वो 6th, 7th, 8th क्लास की समरी देखनी है। इसी के साथ साथ 3 वीडियो हैं जो ट्रिक की वीडियो हैं, जिसमें मानव रोग, विटामिन्स, फसलों की ट्रिक है, यहाँ से आपको डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और जो 4th आपको काम करना है वो करना है, ये मैंने 5-6 वीडियो हैं, 7 वीडियो होंगे, जिसमें लगभग एक वीडियो में 20 या 20 से ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं जो कि PYQ है, डिस्कस किए हैं, ये आपको सारे देख कर जाना है। और इतना करने से आपके साइंस में साइंस में जो मार्क्स हैं पेपर 2 में अच्छे आ सकते हैं। और बाकी आप अपनी तरफ से भी पढ़ सकते हैं। इसके साथ जो रह गया है वो रह गई है पेडागोजी, टैग वर्ड्स, वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और अब आपके जो आंसर्स हैं वो कमेंट कर दीजिए। कोई डाउट है तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।